हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर गेट 2023। अगर आप देखोगे इस टॉपिक में गेट में काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल 48 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसको हम दो वीडियोस में करेंगे और इसका क्वेश्चन मोस्टली 2 नंबर में आता है और काफी आसान है। ठीक है, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है, बस कैलकुलेशन है। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए कि हाँ ये डेटा दिया है, इसमें से ये सवाल पूछा है, तो मुझे कैसे क्या करना है। ठीक है, वो चीज समझ आ गई तो बस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डेटा हमें टेबल में दे सकते हैं या फिर ऐसा बार ग्राफ हो सकता है, ऐसा डॉट वाले ग्राफ हो सकते हैं, पाई चार्ट हो सकता है या फिर लाइन ग्राफ। ठीक है, कैसे भी दे सकते हैं। अब ये देखो रियल लाइफ में भी हम हर जगह ये डेटा देखते हैं। तो इस तरीके से देखो, जैसे अगर आप क्रिकेट देखते हो तो ऐसा आपको दिखता होगा कहीं ना कहीं डेटा कि टीम इंडिया ने फर्स्ट ओवर में इतने रन बनाए, दूसरे में इतने बनाए, तीसरे में इतने, चौथे में इतने। ठीक है, या फिर किसी क्रिकेटर ने इस ईयर में इतने रन बनाए थे, दूसरे में इतने बना दिए, इस अगले ईयर में उसके अगले साल इतने बना दिए। ठीक है, देखते हैं। सिमिलरली डॉट से भी हम बना सकते हैं। जैसे जो ईयर है, फर्स्ट ओवर में इतने रन, हमें ये बार बनाने की जरूरत ही नहीं है, डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली पाई चार्ट, पाई चार्ट आपने देखा होगा वैगन व्हील कि ऐसा नहीं करके बनाते कि पूरे जो ग्राउंड होता है उसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं पूरे पार्ट में, इस तरीके से कुछ। फिर क्या बोलते हैं कि एक जो बैट्समैन है उसने इतने रन बनाए, 10% इस पोर्शन में बनाए, 50% इस पोर्शन में बनाए। ठीक है, 10% इस पोर्शन में बनाए, 15% इस पोर्शन में बनाए, 15 इसमें बनाए। ठीक है, कितना बचा? 15 20, चलो इसको 5 कर लो। ठीक है, 10 यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा दिखाते हैं। तो अभी हम इससे क्या एनालाइज कर सकते हैं कि उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग साइड कौन सी है। ये वाला पार्ट उसका सबसे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा रन यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, सेम चीज लाइन ग्राफ कि जैसे दिखाते हैं कि इस ओवर तक इतने रन बने थे, फिर इतने रन बने टोटल ओवर तक, फिर 50 ओवर में इतने रन बने। ठीक है, ये गलत दिखा रहा है, नीचे जा रहा है। एक तरीके से कुछ ग्राफ आता है अगर आप मैच देखते हो तो। ठीक है, तो बस वही बहुत सिंपल सवाल आता है। हम प्रीवियस ईयर को करेंगे बहुत आराम से, बेसिक से कंसेप्ट वाइज। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 2011 का है, इसी का देखो 2 नंबर का आया हुआ है। क्या बोल रहे हैं कि द फ्यूल कंज्यूम्ड बाय ए मोटरसाइकिल ड्यूरिंग ए जर्नी व्हाइल ट्रैवलिंग एट वेरियस स्पीड इज इंडिकेटेड इन द ग्राफ बिलो। ठीक है, ग्राफ दे दिया हमें। फिर बोला कि डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग 4 लैप्स ऑफ द जर्नी आर लिस्टेड इन द टेबल बिलो। ठीक है, 4 लैप है, PQRS डिस्टेंस दे दिया और एवरेज स्पीड। ठीक है, अब देखो पहले ग्राफ में दिया कि स्पीड, और यहाँ पे क्या दिया, फ्यूल कंजम्पशन पर लीटर। हम बोल देते ना कि माइलेज की इतने, 1 लीटर में इतना किलोमीटर चल देता है, वही चीज कि अगर ये 10 की स्पीड से चलता है तो 1 लीटर में 30 किलोमीटर चला जाएगा। अगर ये 15 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, 15 किलोमीटर पर आवर, तो ये 60 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है 1 लीटर में। और अगर ये 45 की स्पीड से चलता है तो 90 किलोमीटर पर लीटर। 75 पे चलता है तो, और मिडल मान लो, 75 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, दूसरा क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द 4 लैप्स। अब पी में डिस्टेंस कवर करता है 15 और स्पीड रहती है 15। ठीक है, क्यू में डिस्टेंस ट्रेवल करता है 75, स्पीड रहती है 45। आर में डिस्टेंस 40, एवरेज स्पीड 475। ठीक है, ये सब दिया है। अब पूछा क्या है, फ्रॉम द गिवन डेटा वी कैन इंक्लूड दैट द फ्यूल कंज्यूम्ड पर किलोमीटर वाज लीस्ट ड्यूरिंग द लैप, है ना। और देखो क्या होता है कि यहाँ तो हमें ठीक ठाक चीजें दी हैं, कई बार बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, पूछा बहुत बहुत कम होता है कि हमें जरूरत नहीं है सारी चीजों की। ठीक है, अब देखो फ्यूल कंज्यूम्ड पर किलोमीटर, तो अगर मैं देखूं पी के लिए, हमें यहाँ पे दिया क्या हुआ है, पी जो होगा, पी किस स्पीड से जा रहा है, 15 की स्पीड से। तो 15 की स्पीड पे पी की जो माइलेज बोल देते हैं हम 15, 60 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, क्यू के लिए क्या है, क्यू 45 की स्पीड से जा रहा है तो 45 के लिए 90 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, आर के लिए क्या हो जाएगी, आर जा रहा है 75 की स्पीड से, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 75 आ जाएगा, 75 किलोमीटर चल देता है 1 लीटर में। सिमिलरली एस है 10, 10 की स्पीड से जाता है, 10 की स्पीड पे है 30। हमें दिया क्या है, किलोमीटर पर लीटर। अब पूछा है कि मिनिमम फ्यूल कंज्यूम्ड पर
लीटर। तो पी अगर 1 लीटर में 60 किलोमीटर चलता है, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना फ्यूल उसका कंज्यूम होगा? 1/60 लीटर पर किलोमीटर। ठीक है, तो सिमिलरली क्यू का 1/90 लीटर पर किलोमीटर। सिमिलरली आर का 1/75 लीटर पर किलोमीटर। और एस का भी 1/30 लीटर पर किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे कम फ्यूल कौन खर्च कर रहा है, कब खर्च हो रहा था? जब वो 45 की स्पीड से चल रहा था, जो कि क्यू है। ठीक है, बस इतना करने की जरूरत नहीं थी। जिसका हमसे पूछा था लीटर पर किलोमीटर किसका सबसे कम है, इसका मतलब जिसका किलोमीटर पर लीटर सबसे ज्यादा होगा, यानी कि ये 90 45 पे, जो कि है क्यू का। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है, अगला सवाल देखो। द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल समराइज द मंथली बजट ऑफ एन एवरेज हाउस होल्ड। फूड पे इतना अमाउंट खर्च करता है, कोल्ड क्लोथिंग पे 1200, रेंट पे 2000, सेविंग्स पे 1500, अदर्स 1800। द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मंथली बजट नॉट स्पेंड ऑन सेविंग, जो सेविंग पे स्पेंड नहीं हो रही है। तो सेविंग तो 1500 है, तो 1500 के अलावा कहाँ खर्च हो रहा है? तो टोटल हम देख लें कि टोटल बजट वो कितना हो जाएगा, सबको सम कर लो। ठीक है, 4000 प्लस 1200 प्लस 2000 प्लस 1500 प्लस 1800। ठीक है, ये आ गया 10,500। ठीक है, अब सेविंग पे जो नहीं हो रहा, तो इसमें से माइनस कर लो 1500। ना, सबको जोड़ने मत लग जाना। 9000 आ गया। तो परसेंटेज कितना आ गया ये? 9000 बटा 10,500 इंटू 100। ठीक है, गेट में हमारे पास कैलकुलेटर होगा तो उससे सॉल्व कर सकते हैं। 85 पॉइंट अप्रोक्सीमेट बोला ना, देखो 85.71 यानी कि 86। ऑप्शन डी। ये भी देखो 2011 में किया हमने, फिर 2012 में 2 मार्क्स। अगला सवाल, अब देखो फिर 2013 में 2 मार्क्स। The following table provide figures in rupees on the annual expenditure of a firm on 2 years 2010 और 2011। और पूछा क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, और कुछ भी शुरू करने से पहले देख लो कि पूछा क्या हुआ है। तो इन्होंने बोला है कि इन 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग टू कैटेगरीज हैव रजिस्टर्ड इंक्रीज बाय सेम परसेंटेज। ठीक है, कौन सी कैटेगरीज में सेम परसेंटेज से इंक्रीज किया? ठीक है, अब देखो सब में इंक्रीमेंट हो रहा है। अब दो चीज होती है, या तो हम सबका निकालें, है ना, वो तो हम निकालने वाले हैं। बट पेपर में हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों का निकाल के देख लिया। कई बार ये होता है कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन ए में ही है, आपने ए को सॉल्व किया, रॉ मटेरियल लिखा हुआ है इसको सॉल्व करके देख लिया, सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ है इसको सॉल्व करके देख लिया। तो दोनों में अगर परसेंटेज सेम आ गई, तुम्हारा काम वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये ऐसे स्टार्ट करते हैं कि रॉ मटेरियल में देखते हैं कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, देखो इंक्रीमेंट कितना हुआ, 5200 से 6240, यानी कि 1040 डिवाइडेड बाय 5200 इंटू 100। तो ये कितना परसेंट हो गया? ये कट गया जीरो, दो, 20% हो गया। ठीक है, फिर हम फाइंड करते हैं सैलरी एंड वेजेस का। तो इसमें हुआ 9,000 से 12,600, यानी कि 3600 का इंक्रीज हो गया। किसकी विद रिस्पेक्ट में? 9,000 के। तो ये 9 × 4 = 36, 40। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। यहाँ पे सेम आया था, आप रोक सकते हो वहीं पे। ठीक है, कि श्योर हो कि आप दोनों बराबर ही आ रहे हैं, अनलेस वो एमएसक्यू नहीं है तो। अब नेक्स्ट देखो, सैलरी एंड वेजेस एंड एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का देखो, इंक्रीमेंट हुआ 15,000 से 19,500, यानी कि 4500 का इंक्रीज हो गया। कितने में से? 1500 हजार में से इंटू 100 कट, ये 30% आ जाएगा ना। तो अपना सैलरी एंड वेजेस का 40% था, इसका 30% है।
तो ऑप्शन बी भी खत्म हो गया। सी में देखो पावर एंड फ्यूल एंड एडवर्टाइजिंग, तो पावर एंड फ्यूल का चेक कर लो। पावर एंड फ्यूल में इंक्रीमेंट हुआ 7,000 से 9,450, यानी कि 2,450 का इंक्रीमेंट हुआ 7,000 में से। तो ये कटा के 7 या 21, 7 × 35, तो ये भी खत्म। ऑप्शन सी भी खत्म, तो ऑप्शन डी हम लगा सकते हैं ना, अगर आपको भरोसा है अपनी कैलकुलेशन पे। बट फिर भी हम देख लेते हैं, रॉ मटेरियल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो इसमें इंक्रीमेंट हुआ 22,000 में से 26,400, तो यानी कि 4,400 डिवाइडेड बाय 2,200, 20%। ठीक है, तो देखो 20% आ गया रो और इससे। अब हमारा एक कैलकुलेशन बच गई ना, कुछ टाइम तो बचा। ठीक है, देखो सवाल तो हो ही जाएगा, हमें वही ट्राई करना है कि कैसे हम टाइम बचा सकें। 1 मिनट भी हमने बचा लिया तो वो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। अगला सवाल देखो, द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स in crores of rupees of a country from 2000 year 2000 to 2007 are given in the following bar chart. The trade deficit is defined as excess of imports over exports. In which year the trade deficit is 1/5 of the export? ठीक है, ट्रेड इंपोर्ट क्या होता है कि जो चीज हम दे रहे हैं, ठीक है, सॉरी, इंपोर्ट होता है कि जो चीज हम बाहर से मंगवा रहे हैं, कि हम कोई चीज बाहर से मंगवा रहे हैं ना अपने देश में। और एक्सपोर्ट होता है कि जो हमारे यहाँ पैदा होती है या फिर हमारे यहाँ बनती है, वो चीज हम बाहर भेजते हैं। ठीक है, और ट्रेड डेफिसिट होता है कि इंपोर्ट कितना ज्यादा है एक्सपोर्ट से। ठीक है, ये पूछा है। फिर उन्होंने बोला कि इन विच ईयर ट्रेड डेफिसिट इज 1/5 ऑफ द एक्सपोर्ट। तो ट्रेड डेफिसिट जो है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब वो जो है वो 1/5 होना चाहिए। कब वो, कौन सी ईयर में, जो है 1/5 ऑफ एक्सपोर्ट है, या फिर 5 × ट्रेड डेफिसिट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट, है ना, ये चीज। तो सबसे पहले देख लो, हमें 8 साल दिए हैं बट हमें ऑप्शन में 4 ही हैं, तो हम 2004 से लग जाते हैं। ऑप्शन 4, 5, 6, 7, तो ऑप्शन 4 से लग जाते हैं। सबसे पहले देखो इंपोर्ट ज्यादा है सब में। ठीक है, अब देखो 2004 में ट्रेड डेफिसिट कितना है, 80 है, इंपोर्ट 70 है, तो 10 है। तो इंटू 5 करके देख लो क्या एक्सपोर्ट के इक्वल आ रहा है। 10 × 5 50, तो ये क्या एक्सपोर्ट के इक्वल है 70? नहीं, तो गलत। ठीक है, 2005 का देखो, ट्रेड डेफिसिट है 90 माइनस 70, 20, 20×5 = 100, 100, बट यहाँ पे एक्सपोर्ट कितना है 70, तो 5 भी गलत हो गया। 2006 में देखो ये है 120 और 100, ट्रेड डेफिसिट हो गया 20, 20×100, क्या 100 ही हमारा एक्सपोर्ट है? यस, तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो 1/5 ऑफ एक्सपोर्ट है। सिमिलरली अगर आप 2007 का देखोगे, देखने की जरूरत नहीं है वैसे, 10 है ट्रेड डेफिसिट, 120 माइनस 110, तो 10 × 5 50, तो गलत है ना, 50 नहीं है हमारा एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये देखो बहुत आसान सवाल है, 2014 में आया हुआ है, 2 मार्क्स का। अगला सवाल, अब देखो ये सवाल जो है, अगर आप इसको जितना मुश्किल करना चाहो मुश्किल भी कर सकते हो। ठीक है, आपकी अपनी, और आसान तो करना चाहो तो आसान भी हो जाएगा। अब देखो पढ़ा, क्या बोला इन्होंने कि द टोटल एक्सपोर्ट एंड रेवेन्यू फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री आर गिवन इन 2 चार्ट शोन इन बिलो। कोई कंट्री है, हम कुछ चीजें हैं, 6 चीजें हमारे पास, आइटम 6 हम बाहर भेजते हैं। ठीक है, कि टोटल जितना भेजते हैं उसमें से 11%, मान लो मैं 100 किलो भेज रहा हूँ कोई चीज, उसमें से 11 किलो आइटम 1, 11 किलो, 20 किलो आइटम 2, 19 किलो ये, 22 किलो ये, इतना रिवेन्यू। तो 100 किलो भेजने से हर आइटम पे मैं अलग 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 प्राइस होगा। तो मैं टोटल मान लो 100 किलोग्राम कोई चीज भेज रहा हूँ, मैं उस पर 100 रुपए कमा रहा हूँ, है ना, 100 लाख, 100 रुपए मान लो। तो 12 रुपए मुझे आइटम 1 के मिल रहे हैं, 20 रुपए इसके मिल रहे हैं, 23 रुपए इसके, इतना इतना। ठीक है, ये हिसाब से दिया। अब क्या बोला कि था पाई चार्ट फॉर
एक्सपोर्ट शोज द क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम एक्सपोर्टेड एज परसेंटेज ऑफ टोटल, है ना, वही चीज बोली है कि टोटल का परसेंटेज। द पाई चार्ट फॉर द रेवेन्यू शो द परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ ईच आइटम, है ना, ये भी जो चीज अभी मैंने एक्सप्लेन की। द टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ऑल आइटम्स इज 5000 टन्स, ठीक है, 5000 टन्स है भाई इसका, 50,000 टन्स, इतना क्वांटिटी है। और रिवेन्यू जो है हमारा वो है 250 करोड़। अब इन्होंने पूछा क्या, देखो कि विच आइटम अमंग द फॉलोइंग जनरेटेड मैक्सिमम रेवेन्यू पर केजी, मतलब किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, कि मैक्सिमम रेवेन्यू पर केजी, मतलब कॉस्ट किसका सबसे ज्यादा होगा जो हम बाहर वालों से ले रहे हैं। तो अब देखो आप लोग, जो मुश्किल है ना अपना, कैसे कर सकते हो मुश्किल, कि ये निकालो, इसका हर आइटम का वजन निकाल लो, है ना, 2 3 5 6, है ना, और मुश्किल करना तो सबका निकाल दो। फिर थोड़ा सा उससे आसान करना है तो चारों का निकाल लो कि कितना कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर चारों का कितना कितना हमें रेवेन्यू आ रहा है, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, फिर वहां से आंसर आ जाएगा। या आप क्या कर सकते हो कि मान लो कि एक्स है, एक्स क्या है, टोटल एक्सपोर्ट जो कि हमने, और रेवेन्यूज पे आया वाई, ठीक है। अब देखो आइटम 2 के लिए हमें पूछा है कि रेवेन्यू पर केजी, तो आइटम 2 के लिए रेवेन्यू कितना है, वाई का कितना परसेंट, 20%, यानी कि 20.25, ठीक है। अब कितने किलो एक्सपोर्ट किया हमने, कितना किया एक्स का, आइटम 2 या 20, ये भी 20 ठीक है। एक्स मान लो कि केजी में ही हमने कर दिया है, तो ये आ गया वाई बाय एक्स, ठीक है। इसका आ गया रिवेन्यू पर केजी आइटम 2 का। और आइटम 3, आइटम 3 का रिवेन्यू है 0.23 वाई, एक्सपोर्ट कितना किया हमने 19.19 एक्स, तो 23 वाई डिवाइडेड बाय 19 एक्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम आइटम 5 की। ये ध्यान रखना भाई, आइटम 4 और 1 को तो टच ही नहीं करना है। आइटम 5 का हो गया 20% तो रिवेन्यू है वाई का, और 12% क्या है टोटल का हमने एक्सपोर्ट किया, तो मतलब 12, 20/12, 4 से काटेंगे तो 5 y/3x, ठीक है, 5/3x। अब बात करते हैं हम आइटम 6 की। आइटम 6 है 19 और 16, 19/16 y/x, ठीक है। तो हमें चेक करना है कौन सा ज्यादा बड़ा है, हमारे पास कैलकुलेटर है। सबसे पहले देखो, ये y/x तो 1 ही आ गया, 1 ही है, और 23/19 कितना आएगा, 1.21 y/x, ठीक है। 5/3, 5/3 लगभग 1.666, 19/16 1.187, 5/x, तो रिवेन्यू पर केजी किसका ज्यादा है, आइटम 5 का। तो यहाँ पे बात समझ आ गई कि हमें कुछ नहीं करना था, अगर हमें क्या करना है, सिंपल ये दोनों परसेंटेज को डिवाइड कर देना बस, है ना। ये बात यहाँ समझ आ गई ना, और ये बात समझ आ गई, तो अगर डिवाइड करना तो बिल्कुल ही आसान है, ये एक्स वाई मानने की भी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इनको हम टच नहीं करेंगे। अगला सवाल देखो, अगला भी सेम ही है, मतलब ये आया होगा अलग अलग पेपर में आया होगा, जैसे ये एम सेट 2 में आया है, ये सेट 1 या 3 में आया होगा। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, अ, अभी तक इन्होंने क्या बोला, टोटल यहां तक सेम है, देखो क्वेश्चन लास्ट वाला, ठीक है। अब देखो क्या पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ ईच आइटम, आइटम 1 पर किलोग्राम, टू द रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू
एक्सपोर्ट ऑफ आइटम 4 पर किलोग्राम। ठीक है, दोनों का रेशो पूछा है। तो अगर वही सेम चीज है, आइटम 1 रेशो पूछा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइटम 1 के लिए मेरा रिवेन्यू पर किलोग्राम क्या है, 12/11 होगा। ठीक है, 12/11 इंटू वही y/x। अब हमें रेशो पूछा तो इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कैंसिल होने वाला है, या फिर लिख लो चलो। और आइटम 4 के लिए, आइटम 4 के लिए कितना हो गया, 4 ये रहा 6/22। अब इन दोनों की रेशो पूछिए, ये 1 की रेशो 4 के साथ, तो इट मीन्स 12/11 y/x डिवाइडेड बाय 6/22 y/x तो कैंसिल हो जाएगा। तो 12/11 इंटू 22/6, तो ये 2, ये भी 2, तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो बस इतना ही करना है। अनलेस कोई चीज पूछ ले कि भाई इस आइटम का रिवेन्यू पर किलोग्राम कितना है, तब हम ये वाला डेटा यूज करेंगे, क्योंकि उसने वैल्यू पूछ ली ना। अभी इन दोनों क्वेश्चन में इन्होंने आपस में रिलेशन पूछा, कंपैरिजन किया। ठीक है, अगला सवाल, ये भी काफी अच्छा सवाल है, बहुत सिंपल है बट अच्छा है। कि द मल्टी लेवल हायरार्की पाई चार्ट शोज द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स इन द रिजर्व फॉरेस्ट। द करेक्ट कंक्लूजन फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन आर। हमें एक हायरार्किकल पाई चार्ट दिया है कि जैसे इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, उसमें आता है मोथ, हनी बी, रेड एंट, बीटल। मैमल्स में क्या क्या आते हैं, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड। ठीक है, रेप्टाइल में आते हैं स्नेक्स और क्रोकोडाइल। बर्ड्स में आते हैं बुलबुल, ड्रोंगो, बटरफ्लाई, हॉक। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, पॉपुलेशन। इट मीन्स अगर टोटल, अगर हम सारी पॉपुलेशन देखें, सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स होंगे, फिर मैमल्स, फिर बर्ड, फिर रेप्टाइल। ठीक है, इंसेक्ट में सबसे ज्यादा कौन है, मधुमक्खी, हनी बी। ठीक है, तो ये सब चीजें। अब देखो, बटरफ्लाइज आर बर्ड्स, क्या बटरफ्लाइज बर्ड के बीच में आते हैं, यस, बात सही है। सेकंड है, देर आर मोर टाइगर्स इन दिस फॉरेस्ट देन रेड ants। टाइगर्स ज्यादा हैं क्या रेड ant से, हाँ ज्यादा दिखा रहे हैं। ठीक है, और रेप्टाइल्स इन दिस फॉरेस्ट आर आइदर स्नेक्स और क्रोकोडाइल। जितने भी रेप्टाइल हैं, या तो वो स्नेक है या क्रोकोडाइल है, ये बात सही है। अब एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट मैमल्स इन द फॉरेस्ट। मैमल्स कौन कौन से हैं, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड। तो क्या एलिफेंट लार्जेस्ट मैमल्स हैं, यस। ठीक है, सही है। बट इन्होंने क्या बोला है कि, बट सवाल ये नहीं कहता कि एग्जैक्टली में क्या है। सवाल ये पूछ रहा है कि भाई ये जो पाई चार्ट है, इससे हमें ये पता चलता है क्या। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने साइज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, इसने ओनली पॉपुलेशन के बारे में बोला है। ठीक है, ये चीज अगर ध्यान से पढ़ोगे, ये लिखा हुआ है इसमें, करेक्ट कंक्लूजन फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा डी। तो इसमें गलत होने के चांसेस हैं थोड़े से, कि आप सोचो कि हाँ एलिमेंट तो बड़े होते हैं, हम ये ध्यान में रहेगा नहीं कि पाई चार्ट सिर्फ पॉपुलेशन का है, तो वहां पे हम ऑप्शन बी टिक करेंगे और गलत हो जाएगा। अगला सवाल, अब देखो फिर एक पाई चार्ट का सवाल आ गया कि फर्म प्रोड्यूसिंग एयर प्यूरिफायर सोल्ड 200 यूनिट इन 2012। द फॉलोइंग पाई चार्ट प्रेजेंट द शेयर्स ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, एनर्जी, प्लांट एंड मशीनरी एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ फर्म इन 2012। तो जितना टोटल कॉस्ट हुआ उसमें से 15% लेबर, 20% रॉ मटेरियल, 25% एनर्जी, 30% प्लांट एंड मशीनरी एंड सो ऑन। यह है 2012 का। द एक्सपेंडिचर ऑन लेबर इन 2012 इज 4,50,000। 4.5 लाख रुपए हमने लेबर पे खर्च कर दिया। इन 2013 द रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 30%। 2013 में रॉ मटेरियल का खर्चा 30% बढ़ गया, बाकी सारे खर्चे 20% बढ़ गए। इफ द कंपनी रजिस्टर्ड प्रॉफिट ऑफ 10 lakhs इन 2012, एट व्हाट प्राइस ईच प्योरीफायर सोल्ड। अब देखो इस सवाल में इन्होंने क्या पूछा है कि अगर टोटल उसने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो कितने पे बेचा होगा। तो कॉस्ट प्राइस हमें, सॉरी, इसका सेलिंग प्राइस फाइंड करना है ना, तो उसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना पड़ेगा, प्रॉफिट हमें दे रखा है। 2012 की बात कर रहा, तो इस इंफॉर्मेशन का कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना, ये किसी और सेट के लिए बनाया हुआ है इन्होंने। बात समझ आ गई, इस इंफॉर्मेशन का कहीं यूज नहीं है, तो निकालना नहीं है हमें। निकालने लग जाएंगे अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब देखो,
हमें तीन चीज हमें चाहिए, सेलिंग प्राइस पर एयर प्यूरिफाई 200 है, तो हमें टोटल सेलिंग प्राइस मिलेगा, क्योंकि टोटल हमने 200 कितने में बेचे हैं, और डिवाइड कर लेंगे 200 से। तो हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट हमारे पास है। और एक चीज ये है कि ऐसे सवालों में जहां पे फिगर बड़ी हो, जैसे 4.5 लाख दी है, तो वहां पे हमें गलती होने के चांस होता है कैलकुलेशन में, इसलिए इसको 4.5 लिख लो, लैक्स, हम बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख से। ठीक है, तो अभी जो है, सपोज करो प्रॉफिट तो हमें पता चल गया कि 10 लाख है, कॉस्ट प्राइस नहीं हमें पता। सपोज करो कॉस्ट प्राइस एक्स है, टोटल जितना खर्चा हुआ एक्सपेंडिचर वो एक्स है। अब लेबर पे 4.5 लाख रुपए खर्चा हो गया, जो कि है 15% किसका, एक्स का, यानी कि एक्स का 15% जो है वो क्या है, 4.5 लाख, 4.5 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स कितना आ जाएगा टोटल खर्चा, 4.5 इंटू 100 डिवाइड बाई 15, यह आ जाएगा 450 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 30। 30 लाख टोटल खर्चा हो गया, ये बात सही है। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 30 लाख का तो खर्चा ही हो गया, 10 लाख हमें प्रॉफिट भी कमाना है। 40 लाख, 40 लाख में हमें बेचना पड़ेगा चीजें, सारे प्यूरिफायर्स, तो कॉस्ट कितना आ जाएगा, सॉरी प्राइस कितना आ जाएगा जो पूछा इन्होंने, पर प्यूरिफायर 40 लाख डिवाइड बाय लाख को अब हम कर देते हैं 1 लाख से मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 200 है, तो 1000, इधर आ गया 20, तो प्राइस आ गया 20,000। ठीक है, 20,000 रुपए का एक प्यूरिफायर हमें बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है, बस बहुत सारी चीजें दे देंगे। ठीक है, अब देखो यही चीज इन्होंने दे दी किसी और सेट में। अब जो इन्फॉर्मेशन ये वाली दी थी, देखो यहां तक इन्फॉर्मेशन सेम है, सिर्फ सवाल का अंतर है, तो वो चीज यहाँ पे यूज होगी। अब देखो सेम चीज लिखी हुई है कि 2012 का ये पाई चार्ट दिया हुआ है, 15% जो लेबर पे खर्चा था 4.5 लाख था, 2013 में रॉ मटेरियल का जो एक्सपेंसेस है वो 30% बढ़ गया, अदर एक्सपेंसेस 20% बढ़ गए। अब पूछा उन्होंने व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट फॉर द कंपनी इन 2013। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमें चीजें निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले जैसे हमने लास्ट सवाल में क्या निकाला, टोटल कॉस्ट, तो हमें निकालना पड़ेगा टोटल कॉस्ट, जो हमने निकाला था 30 लैक्स। ठीक है, इस सवाल में आपको दोबारा निकालना पड़ेगा टोटल कॉस्ट इन 2012, जो कि है 30 लैक्स। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या हुआ, जो रॉ मटेरियल है उस पर खर्चा कितना हुआ, ये तो 20% बढ़ गया, तो अगर रॉ मटेरियल, इस पे कितना खर्चा किया था हमने 2012 में, 30% का 20%, यानी कि 6 लाख, 6 लाख खर्चा किया। ठीक है, और हमने बाकी अदर, बाकी सारे 20% बढ़ रहे हैं, हमें इंडिविजुअल निकालने की जरूरत नहीं है कि हम लेबर का इंडिविजुअल निकालें, एनर्जी का निकालें, फिर सबको 20-20% बढ़ाएं, तो सबको कंबाइन को 20% बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये कब 2012 में, तो इसका मतलब 30 लाख में से 6 लाख खर्चा हो गया रॉ मटेरियल पे, बाकी 24 लाख किस पे होगा, अदर, बाकी सब मिला के। ठीक है, अब क्या हुआ 2013 में, रॉ मटेरियल कितना बढ़ गया, 30%, यानी कि 30% बढ़ गया, 6 लाख का 30% यानी 6 लाख इंटू 1.3, ठीक है, 7.8 लैक्स। और अदर एक्सपेंसेस 20% बढ़ गए सारे, तो अदर एक्सपेंसेस टोटल कितने हो गए होंगे, टोटल खर्चा 2013 में 20% बढ़ गया, यानी कि 24 इंटू 1.2, ये आ गया 28.8 लैक्स। ठीक है, और अगर हम बात करें कि टोटल एक्सपेंडिचर या कॉस्ट इन 2013 कितना हो जाएगा, दोनों का एडिशन करेंगे तो 7.8 प्लस 28.8 तो आएगा 36.6 लैक्स। तो बस परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, 36.6 माइनस 30 डिवाइड बाय 30 इंटू 100,
तो 6.6 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, तो 66 डिवाइड बाय 3, 22%। ठीक है, तो ये आ गया। तो देखो सेम चीज है, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, बट इसमें अगर आप इसमें फंस जाओ तो मुश्किल हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कैलकुलेशन है, बस वही ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा काम अपना आसान कर लिया। अगर आप पूरा लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी, है ना, कंफर्टेबल नहीं रहेगा सवाल सॉल्व करना। अगला सवाल कि इन ए सर्वे ऑफ 300 300 रिस्पोंडेंट्स वर आस्क्ड वेदर दे ऑन ए व्हीकल और नॉट। ठीक है, उनसे पूछा कि व्हीकल है क्या नहीं है। इफ यस दे वर फर्दर आस्क्ड टू मेंशन वेदर दे ऑन कार और स्कूटर और बोथ। देयर रिस्पॉन्सेज आर टेबुलर बिलो। व्हाट परसेंटेज ऑफ रिस्पोंडेंट्स डू नॉट ऑन ए स्कूटर। तो सबसे पहले देखो कि 300 लोग हैं। अब इन्होंने मैन वुमेन अलग दिया, हमें मतलब नहीं है क्योंकि इन्होंने टोटल बोला है, मैन वुमेन का कुछ पूछा ही नहीं है। तो टोटल देखो, कार कितने लोगों के पास है 74, स्कूटर 50, बोथ कितने के पास है 106, और व्हीकल किनके पास नहीं है 70 के पास नहीं है। टोटल ये 300 आएंगे। ठीक है, 0 7.12, यस ठीक है, टोटल 300 लोग हो गए। अब किन लोगों के पास स्कूटर नहीं है, जिनके पास या तो ओनली कार है, ठीक है, इन 50 लोगों के पास स्कूटर है, बोथ वालों के पास भी स्कूटर है, जिनके पास व्हीकल नहीं है उसके पास भी स्कूटर नहीं है। तो 70 प्लस कितने परसेंट हो गए, 70 प्लस 74, 144। कितने लोगों के पास स्कूटर नहीं है, कितने परसेंट हो गए 300 का, 4 × 3 = 12, 8 × 3 = 24, 48%। ठीक है, 48% लोगों के पास स्कूटर नहीं है। अगला सवाल 76, द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज फॉर 5 years इज प्लॉटेड इन द फॉलोइंग लाइन ग्राफ। मेल टू फीमेल रेशो दी हुई है, जैसे 2008 में 2.5 है रेशो दिया, हमें नहीं पता कितने थे। रेशो मतलब ये होगा कि अगर 10 लड़कियां थी 25 लड़के लड़के थे, और 20 लड़कियां थी 50 लड़के थे, हमें नंबर नहीं पता, हमें सिर्फ रेशो पता है। इफ द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स डबल्ड इन 2009, अगर डबल हो गए फीमेल स्टूडेंट्स, बाय व्हाट परसेंटेज डिड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इंक्रीज इन 2009। तो किस परसेंट से मेल स्टूडेंट इंक्रीज हो गए 2009 में। इसका मतलब 2009 में डबल होगी फीमेल्स, यानी कि 2008 से 2009 में डबल हुई है। ठीक है, या तो हम कोई भी एक एग्जांपल ले लें कि एक लड़की थी, दो लड़कियां थी, तीन लड़कियां थी, है ना, या तो आप वेरिएबल ले लो। तो मेरे हिसाब से जहां पे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, तो हम अगर नंबर ले लेंगे वो ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से करके देखते हैं। तो 2008 में अगर फीमेल एक्स थी तो मेल कितने होंगे 2.5x, ताकि दोनों की रेशियो 2.5 आ जाए। अब 2009 में क्या हुआ, फीमेल कितनी हो गई, डबल होगी ना बोल रहे हैं, 2x। अब यहाँ पे मेल कितने होने चाहिए, अब दोनों का रेशियो है 3, तो क्या मेल होंगे 6x। ठीक है, ताकि यहाँ पे देख लो 2.5x डिवाइड बाई एक्स 2.5, यहाँ पे भी 6x डिवाइड बाई 2x इज इक्वल टू, मतलब 3 गुना हो गए 3। ठीक है, अब परसेंटेज इंक्रीज इन मेल स्टूडेंट्स, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, 2.5x से 6.6x हो गए, तो इंक्रीज हो गया 6x माइनस 2.5x डिवाइडेड बाई 2.5x इंटू 100, तो 3.5 डिवाइडेड बाई 2.5, x तो कैंसिल कर दिया हमने, तो ये डॉट डॉट कैंसिल, 25 चौका 100, 35 चौका 140, 140%। ठीक है, सेम चीज हम एक नंबर ले लेते कि जैसे हमने यहाँ पे x लिया, नंबर ले लेते हैं, 1 नहीं ले सकते क्योंकि ढाई आ जाएगा मेल, तो वो वैसा होना चाहिए, लाइक इंटीजर होना चाहिए। 2008 में फीमेल में अगर 2 मान लो तो मेल कितने हो जाएंगे, ढाई गुना है ना, तो 5। सिमिलरली 2009 में बोला फीमेल डबल हो गई, यानी कि 4 हो गया, तो मेल कितने हो गए, 3 रेशो ना 4 × 3 = 12, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, 12 माइनस 5 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, तो 7/5 इंटू 100, तो 140। ठीक है, तो कैसे भी कर लो, बस ये है कि वेरिएबल दिखता है तो थोड़ा सा अजीब मुश्किल लगता है कि मुश्किल है कैलकुलेशन, नंबर से थोड़ी सी आसान हो जाती है।
ठीक है। अगला सवाल ये भी किसी और सेट में आया होगा, इंफॉर्मेशन सेम है। इन्होंने बोला है कि अब देखो, इंफॉर्मेशन सेम है यहाँ तक। इफ द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन 2011 एंड 12 इज इक्वल, 2011 और 12 में फीमेल स्टूडेंट्स इक्वल हैं, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन 2012 टू द मेल स्टूडेंट्स इन 2011। तो देखो 2011 में अगर फीमेल स्टूडेंट्स, वैसे वही चीज है कि एक्स मान लो, तो मेल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 2011 में, रेशो 1 है तो एक्स ही हो जाएंगे। सिमिलरली 2012 में फीमेल स्टूडेंट्स कितनी है, वो भी सेम ही है ना, इक्वल है, तो मेल स्टूडेंट्स कितने होंगे 1.5 एक्स। ठीक है, अब रेशियो किसकी पूछी है, रेशियो ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन 2012 यानी कि 1.5 एक्स, और रेशियो किसकी मेल स्टूडेंट इन 2011 यानी कि एक्स। तो जो रेशियो आएगी हमारी 1.5 एक्स डिवाइड बाय एक्स, तो 1.5। ठीक है, तो ये बहुत आसान सवाल है। आगे नेक्स्ट, अब देखो ये 2014 ही चल रहा है, अभी काफी सवाल आ चुके हैं कि द टेबल बिलो हैज अ क्वेश्चन वाइज डेटा ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन, द मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन आर आल्सो लिस्टेड, देयर इज नो नेगेटिव और पार्शियल मार्किंग इन द एग्जामिनेशन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द क्लास इन द एग्जामिनेशन। देखो हमें क्या दिया, एक तो क्वेश्चन नंबर दिया है, 3 क्वेश्चन थे, उसके मार्क्स दिए हैं कि पहला 2 नंबर का, दूसरा 3 नंबर का, तीसरा 2 नंबर का। अब वो क्वेश्चन 21 लोगों ने करेक्ट किया है, 17 लोगों ने रॉन्ग किया, 6 लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो इसका मतलब यहां से हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे। ठीक है, 21 प्लस 17 38 प्लस 6 44। ठीक है, इस सबको ऐड करोगे 44 ही आने वाला है। ठीक है, इतने स्टूडेंट्स हैं सारे। अब एवरेज मार्क्स ऑब्टेन पूछा है, अब देखो एवरेज मार्क्स क्या होंगे कि टोटल क्लास ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर पहला कुछ सवाल में 2 मार्क्स का है, नंबर तो सिर्फ इनको मिलेंगे ना जिन्होंने आंसर करेक्टली किया है, इनको तो 0 0 मिल रहा होगा, जिन्होंने गलत किया या फिर अटेम्प्ट नहीं किया। तो अगर पहले सवाल में 2 नंबर का है, 21 लोगों ने आंसर करेक्ट किया, तो सबको कितने मार्क्स मिले होंगे टोटल मार्क्स, 21 × 2 प्लस दूसरा सवाल 15 लोगों ने करेक्ट किया और 3 नंबर का है, तो 15 × 3 प्लस तीसरा सवाल 23 लोगों ने स्टार्ट किया और 2 नंबर का है, तो 23 × 2, और टोटल स्टूडेंट्स कितने 44, तो ये 42 प्लस 45 प्लस 46 डिवाइड बाय 44। ठीक है, 2 2 5 7 6 13, 4 3 12 और 1 13, 133 डिवाइड बाय 44, तो ये आ जाएगा 3.02। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। अगला सवाल कि द मंथली रेनफॉल चार्ट बेस्ड ऑन 50 इयर्स ऑफ रेनफॉल इन आगरा इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमने 50 साल का एक डेटा लिया, उससे हमने एक मंथली रेनफॉल का बारिश का चार्ट बनाया। के परसेंटाइल इज द वैल्यू सच दैट के परसेंट ऑफ डेटा फॉल बिलो द वैल्यू। ठीक है, अब देखो ये हमने एवरेज का बनाया 5% और 95%। 5% डेटा नीचे जाता है, 95% ऊपर है ना एवरेज के। अब देखो पूछा क्या था, ऑन एवरेज द रेन मोर इन जुलाई देन दिसंबर, जुलाई में रेन हो रही है इतनी, दिसंबर कहाँ पे इतना, ऑब्वियसली ऑन एवरेज, ये ध्यान रखना, ऑन एवरेज मतलब सब मिला मिलू के। फिर एवरी ईयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अगस्त इज मोर देन जनवरी, अगस्त की रेनफॉल कितनी है इतना, और जनवरी कितनी। बट यहाँ पे क्या बोला एवरी ईयर, तो ये गलत है ना। अगर हम 50 साल का डेटा ले रहे हैं और इस तरीके से बन रहा है, तो जरूरी नहीं कि हर साल ही जुलाई में मैक्सिमम बारिश हो रही हो, किसी ना किसी एक साल में तो हो सकता है ना जुलाई में बारिश ही ना हो, सूखा पड़ गया हो, तो वो चीज गलत है। हम एवरी ईयर का नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड, जुलाई रेनफॉल कैन बी एस्टिमेटेड विद बेटर कॉन्फिडेंस विद फरवरी रेनफॉल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेटर कॉन्फिडेंस, तो इसका मतलब जो हमारी एवरेज रेन है और उसके बीच में ये वाला डिस्टेंस कितना है ना, कि कितना वेरी हो रहा है।
वो चीज। अब जुलाई में देखो, जुलाई में जो एवरेज है बस इतना ही बिलो जाता है, और फरवरी में थोड़ा सा एस्टिमेट इतना करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यही बात सही है। फिर है कि इन अगस्त देर इज एटलीस्ट 500 mm रेनफॉल। अगस्त का देखो, एटलीस्ट नहीं बोल सकते ना, कि ऑन एन एवरेज है, बट हर साल नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये भी इसलिए गलत है कि अगस्त में इतनी बारिश तो पड़ेगी पड़ेगी, वो फिक्स थोड़ी है। ठीक है, किसी साल बिल्कुल पड़े ही ना। फर्स्ट और थर्ड सही है, ऑप्शन बी। बस ये चीज का ध्यान रखना है कि ऑन एवरेज और एवरी ईयर। अगला सवाल कि द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स इन करोड्स ऑफ रुपीज ऑफ ए कंट्री फ्रॉम ईयर 2000 to 2007 are given in the following bar chart. In which year the combined percentage increase in import and exports are highest? ठीक है, किस साल इंक्रीमेंट हाईएस्ट है टोटल मिला के। सबसे पहले देखो कि अगर, अब देखो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप सवाल है मेरे हिसाब से, इसके ऑप्शन नहीं है ना, तो इसमें तो हमें सारे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जहां पे न्यूमेरिकल आंसर अपना ऑप्शंस आ जाए चार, वहां हमारा थोड़ा सा काम आसान हो जाता है कि हमें चार ही ऑप्शन देखने पड़ते हैं। अब देखो 2000 में क्या है टोटल, 50 50 40 टोटल 90। 2001 में क्या है, 60 प्लस 50 110। 2002 में है 80 70 प्लस 60 130। 2003 में भी है 130। ठीक है, चलो 2007 में तो, तीन में तो नहीं होगा। 2004 में है 80 प्लस 70 150। 2005 में है 90 प्लस 70 160। है ना, 90 प्लस 70। 2006 में है 100 प्लस 120 240। 2007 में है 120 प्लस 110, नहीं कुछ गलती कर दी, 220। ठीक है, अब देखो, अब पूछा है कि इन विच ईयर द कंबाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज हाईएस्ट। तो 90 से 110 हो गया, तो यानी कि 20 हो गया प्लस, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया, 20 डिवाइड बाय 90 इंटू 100। ठीक है, 20 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, तो यहाँ पे आ गया 22%। 110 से 130, यहाँ पे भी देखो, अब थोड़ा सा अगर आपकी अच्छा हो कैलकुलेशन, तो सेकंड क्या हो रहा है, फिर यहाँ भी 20 हो रहा है और यहाँ 110, तो ऑब्वियसली ये इससे कम ही आने वाला है। ये बात समझ आ गई कि 20/110 20/90 से कम ही होगा। ठीक है, चेक कर लो एक बार, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये 18 पॉइंट कितना आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, ये तो चलो है ही नहीं, यहाँ पे भी +20 है इंक्रीमेंट, तो 20/130, तो ये भी, और ये तो और कम हो जाएगा, तो इसको भी हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्या आ गया, 15.38। ठीक है, अब यहाँ पे तो 10 आ रहा है, तो यहाँ तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहाँ तो और कम हो जाएगा, 10/150, ये आ जाएगा 6%। तो और कम आ गया देखो, यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट यहाँ सबसे ज्यादा लग रहा है, 60 से 220, यानी कि 60 60/160, ये सबसे ज्यादा होगा काफी। 60/160, ये 37%। और ये 10 + 10 हो रहा है, परसेंटेज में बहुत कम आएगा। तो 2006 में एकदम इंक्रीज हो गया। ठीक है, 37.5% टोटल। इन विच ईयर द कंबाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज हाईएस्ट, वो 2006 में। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा आसान कर सकते हैं हम, विदाउट कि एक करेंगे आगे ये वाले करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगला सवाल, रीड द फॉलोइंग टेबल गिविंग सेल्स डेटा ऑफ 5 टाइप्स ऑफ बैटरीज इन फॉर ईयर 2006 टू 2012। ठीक है, 5 टाइप की बैटरीज हैं 2006 से 12 तक। आउट ऑफ फॉलोइंग विच बैटरी अचीव द हाईएस्ट ग्रोथ बिटवीन 2006 टू 12। 6 से 12 में कितनी ग्रोथ होगी किसकी ज्यादा, तो बीच का डेटा इररेलेवेंट है ना हमारे लिए अब।
कि हमें नहीं देखना। ठीक है, अब देखो 5 है हमारे पास, ऑप्शन कितने हैं? 4 है। तो टाइप 1 देखते हैं। देखो 75 से 115 हो गया, इंक्रीमेंट कितना हुआ? 75 से 25 और 15, 40 डिवाइड बाय 75 इंटू 100। 75, 25 चौका 125 दिया 75, तो 40 डिवाइड बाय 3 इंटू 4, ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 53.33%। ठीक है, आइटम 2 भी बोला हुआ है, 144 से 85 हो गया, ये तो खत्म हो गया, तो डिक्रीज हो गया ना, ग्रोथ पूछा हमें, तो ये भी काम खत्म। और आइटम 3 ऑप्शन में, यस, 114 से 160 हो गया, तो इंक्रीमेंट कितना हो गया? 114 से 160 यानी कि 646 है ना, 46 डिवाइड बाय 114, ये कम ही आएगा ऊपर से। ये है टाइप 3, 46 डिवाइड बाय 114 इंटू 100, ये आ गया 40%। अब बचा आइटम 4 की जरूरत नहीं है, 4 ऑप्शन में नहीं है, 5। ठीक है, और वैसे भी 102 से 100 ही हो रहा है, कम ही हो रहा है। 108 से हो गया 45, तो ये हो गया 37 डिवाइड बाय 108, तो ये तो 37 से कम ही आएगा, परसेंटेज निकालेंगे तो ये आएगा 34। तो हाईएस्ट होगी टाइप 1 में। ठीक है, टाइप 1 में कितनी ग्रोथ होगी? 53%, ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो गया, 1.5 गुना से भी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर एक पाई चार्ट का सवाल है कि द पाई चार्ट below has a breakup of number of students from the different departments in the engineering college for the year 2012। 2012 का डेटा है हर ब्रांच का, कि द proportion of male to female students in each department is 5:4। हर डिपार्टमेंट में मेल टू फीमेल रेशियो है 5:4। ठीक है, अगर 9 लोग हैं टोटल, उसमें से 5 मेल हैं 4 फीमेल हैं। देर आर 40 मेल्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। what is the difference between the number of female students in civil department and female students in mechanical department? तो सबसे पहले हमें किस पे फोकस करना है? मुझे सिविल और मैकेनिकल की फीमेल चाहिए, और हमें मेल दिए हुए हैं, सॉरी 40 मेल दिए हैं इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, अब इसमें कितने मेल है? 40, 40 मेल है। हम्म, ठीक है, मेल है 40। अब यहाँ पे टोटल, या तो देखो रेशो सब में सेम है, तो अगर 20% है टोटल में से, उसमें से 40%, 40 मेल है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 20 मेल होंगे सीधा। यहाँ पे 30% है, तो यहाँ पे 60 आ जाएंगे। बट फिर भी देखने के लिए हम टोटल निकाल लेते हैं, तो टोटल कितने होंगे? टोटल हो जाएंगे, टोटल का 5:4 है ना, तो जो नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स हैं वो टोटल का कितने हो जाएंगे? 5 डिवाइड बाय 5 + 4 9, तो टोटल आ जाएगा 72। ठीक है, ये बात समझ आ गई, 72। और इसमें फीमेल कितनी हो जाएंगी? 32। तो दोनों का रेशो आ गया 5:4। अब देखो मैकेनिकल में टोटल कितने हो जाएंगे बच्चे? अगर देखो 20% 72 है, 10% तो 36 हो गया, तो इसमें से फीमेल कितनी होगी, मेल कितने होंगे? 36 इंटू 5/9, तो 20 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये करने की जरूरत ही नहीं थी। तो 20/16 कितना हो गया? 5/4। सिमिलरली यहाँ पे कितने आ जाएंगे टोटल? 10% टोटल है तो 36 है, और 30% हो गया, 36 इंटू 3, 30 छेती 18, 36 कितना हो, 36, 108। हाँ, अरे, और मेल कितने हो जाएंगे फिर? 108 इंटू 5/9, तो 60, और फीमेल हो जाएंगे 48। ठीक है, वही चीज स्टार्टिंग में बोली थी ना कि 40 है तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 60, बिकॉज रेशो सेम है मेल टू फीमेल, इस वजह से। अब डिफरेंस देख चेक कर लो बस, फीमेल स्टूडेंट्स इन सिविल माइनस फीमेल स्टूडेंट्स इन मैकेनिकल, तो 48 माइनस 16 32। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये भी सेम सवाल है, 2000 कौन से आया था, ये देखो 2014 में आया था।
2015 में आ गया। सेम कंसेप्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास हु हैव आंसर्ड करेक्टली एंड रॉन्गली और नॉट अटेम्प्टेड ईच क्वेश्चन इन एग्जाम आर लिस्टेड इन द टेबल बिलो। द मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन आर आल्सो लिस्टेड, देयर इज नो नेगेटिव पार्शियल मार्किंग। देखो डिट्टो सेम है। एवरेज मार्क्स पूछा है तो वही सेम चीज है। 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है पहला सवाल। अब देखो यहाँ पर डेटा भी चेंज नहीं किया है, या तो हो सकता है कि यहाँ पे 21, 17, 44, 44 स्टूडेंट्स है। चेक कर लो 15। यस, तो टोटल स्टूडेंट्स 44 है। अब टोटल मार्क्स कितने आएंगे? पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का 21 लोग, तो 21 इंटू 2 सीधे लगे तो 42। दूसरा सवाल 3 मार्क्स का 15, 45। तीसरा 1 मार्क्स का 11 प्लस 2, 23, 46, 5, 31, 5 से 15, 155 डिवाइड बाय 44। ठीक है, आई थिंक ये गलत लिखा होगा, सेम ईयर में होगा अलग सेट में। इतना रिपीट क्वेश्चन नहीं देंगे गेट वाले। ठीक है, 42 प्लस 45, 2, 5, 7, 8, 14, 9, 5, 9, 10, 14, 9। ठीक है, और 299 डिवाइड बाय 44, 6.795। हाँ ठीक है, 6.795, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये भी बस कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है बस। अगला सवाल, ये थोड़ा ठीक सवाल है कि द एन इलेक्ट्रिक बस हैज ऑन बोर्ड द इंस्ट्रूमेंट्स दैट रिपोर्टेड द टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड सिंस द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एज वेल एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड, है ना। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो रिपोर्ट देता है कि टोटल कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम कर चुके हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एज वेल एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कि स्टार्टिंग से कितनी बिजली हमने खर्च कर दी और टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर दिया। ड्यूरिंग ए सिंगल डे ऑफ ऑपरेशन द बस ट्रेवल ऑन द स्ट्रेचेस एम एन ओ पी इन दैट ऑर्डर द कम्युलेटिव। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, कम्युलेटिव बोला है, और देखो स्टार्ट ऑफ द ट्रिप, distance traveled and the corresponding electricity consumption as shown in the table below। अब देखो स्ट्रेच 1 m हमने खत्म किया, हमने देखा कि 20 किलोमीटर चल लिए, 12 किलोमीटर वाट आर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। n खत्म किया तो वहां पे डिस्टेंस दिखा रहा था 45 और इलेक्ट्रिसिटी 25। ठीक है, अब देखो पूछा क्या था, स्ट्रेच वेयर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर किलोमीटर मिनिमम। अब ये जो डेटा दिया है 45, इसने क्या बोला है कि टोटल बताता हमें। ऐसा नहीं है कि एन स्ट्रेच हमने 45 किलोमीटर चले और 25 यूज, ये नहीं। एम के बाद मीटर बंद नहीं हुआ, वो चलता ही गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एम चला, ये कितना है 20, फिर एन तक गया। अब ये वाला टोटल डिस्टेंस है 45। तो बात समझ आ गई। तो एम टू एन, ये मानो एम ऐसे, एम स्ट्रेच था एन स्ट्रेच था। ठीक है, सिमिलरली ओ और पी, तो ओ तक का डिस्टेंस कितना होगा टोटल जब ओ खत्म हुआ, 75 और ये 100। बात समझ आ गई। अब देखो, अगर हम बात करें इंडिविजुअल स्ट्रेच की, किलोमीटर और इलेक्ट्रिक, सेम चीज इलेक्ट्रिसिटी के साथ है, वो भी तो ऐड होती जा रही है ना। उसने बोला कि शुरू से बताता है कि स्टार्टिंग से कितना हुआ है ना। ये होगा स्ट्रेच, ये एम एन ओ पी, ये होगा डिस्टेंस, ये होगा इलेक्ट्रिसिटी। देखो एम के लिए तो सेम ही है, एम तो 0 से स्टार्ट हुआ, तो एन तो 20 किलोमीटर चला, कितनी बिजली में 12, तो इसकी कंजम्पशन कितनी होगी 20/12। 20/12 कितनी होगी, इसकी होगी 1.66 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये पूछा ना, नहीं सॉरी उल्टा पूछा, उल्टा बोला है। इन्होंने बोला है इलेक्ट्रिक कंजम्पशन पर किलोमीटर, यानी कि इलेक्ट्रिक पर 12/20.6। सिमिलरली एन कितना चला है, एन स्ट्रेच में 45 माइनस 20 यानी कि 25, और इसमें बिजली कितनी खपत हुई 25 माइनस 12 यानी कि 13, तो आएगा 13/25.52। ठीक है, ओ का देखो 45 पे खत्म हुआ एन, 75 खत्म हुआ ओ, तो ये आएगा 30, 75 माइनस 45 और ये आएगा 20,
तो ये आएगा 20/30 यानी कि 2/3 यानी कि 0.66। ठीक है। अब P 75/100 यानी कि 25, और क्या आ जाएगा 12, तो 12/25, तो 12/25 आई थिंक 0.4 आ जाएगा, 0.48। ठीक है, 0.48। तो मिनिमम किस में है, सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी किस में खर्च हो रही है, पी के लिए, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला सवाल है, शेविंग सेट कंपनी सेल्स 4 डिफरेंट टाइप ऑफ रेजर, 4 तरह के रेजर हैं, एलिगेंस, स्मूथ, सॉफ्ट एंड एग्जीक्यूटिव। एलिगेंस सेल्स एट ₹48, स्मूथ एट 63, सॉफ्ट एट 78, एग्जीक्यूटिव एट 173। द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ रेजर्स सोल्ड इन ईच क्वार्टर, क्वार्टर में यानी कि 3 महीने में। विच प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इन द ईयर। अब देखो, इस सवाल में कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि हमें ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज करना है। इसने क्या बोला कि हर एक रेजर का प्राइस दे दिया और ये बता दिया कि कितने कितने बेच रहे हैं हम, कि पहले 3 महीने में इतना बेच रहे हैं, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, इतना पूरे साल का आ गया। कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा ज्यादा रिवेन्यू देता है, तो हमें टोटल सेल फाइंड करनी है और इनटू एक पीस का प्राइस कितना है। ठीक है। तो देखो, अगर हम एलिगेंस का निकालेंगे, ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला है ही नहीं, बस वहां पे आपकी थोड़ी एक्यूरेसी काम आएगी कि आप कैलकुलेटर में गलत वैल्यू पुट ना कर दो। कि ये आ जाएगा 27,300 प्लस 25,222 प्लस 28,796 प्लस 21012। ठीक है, ये आ गया 10,000, 10,000 ही आ गया ना, 25, नहीं नहीं 10,000 नहीं, सॉरी, 1 लाख से ऊपर आ गया, 1,02,510। और एलिगेंस का प्राइस कितना है 48, तो इंटू 48 भी करना है ना, ये आ गया 49 लाख। ठीक है, इतना नंबर, बड़ा नंबर देख के हम पेपर में वैसे ही डर जाते हैं। स्मूथ जो है उसका प्राइस है 63, और टोटल हो जाएगा 2,009, 20,009 प्लस 19,392 प्लस 22,429 प्लस 18,229। ठीक है, 80,000 समथिंग आ गया ये। तो चेक करते रहना कैलकुलेशन, 80,000 59 इंटू कितना प्राइस है 63, तो 8 6 48, तो आ जाएगा शायद उसके बराबर ही, ज्यादा ही आ गया, 50,50,43,717, 43। ठीक है। देखो, इसमें गैस ही नहीं कर पा रहे देख के। सॉफ्ट जो है टोटल है 17,602 प्लस 18,445 प्लस 19,544 प्लस 16,500 प्लस क्या आ गया 72,000, और इसका प्राइस है 78 सॉफ्ट का, इंटू 78, ये आएगा 72,182 इंटू 78। तो ये तो मुझे लगता है और भी ज्यादा आएगा। 56,30,508। अब एक बचा है एग्जीक्यूटिव, ये आएगा 999 प्लस 8942 प्लस 10234। देखो बस जो मन में आया वो नंबर बस इन्होंने लिख दिया, और इंटू इसका प्राइस है 173। ये सबसे कम बिका। ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, महंगी चीज है, सबसे कम बिकी है, बट सबसे ज्यादा रिवेन्यू आया। ठीक है। एग्जीक्यूटिव, ये 49 लाख से, 50 लाख से, 56 लाख से और 67 लाख। ठीक है, कुछ नहीं था, कैलकुलेशन, प्योर कैलकुलेशन। यहाँ पे आपके बस ठंडे दिमाग से जो है लिखते रहो बस, और कैलकुलेटर में डालते रहो। अगला सवाल कि टू फाइनेंस कंपनीज पी एंड क्यू डिक्लेयर्ड फिक्स्ड एनुअल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन अमाउंट इन्वेस्टेड विद देम। एनुअल रेट उसने डिसाइड कर दिए। द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय दिस कंपनी में डिफर फ्रॉम ईयर टू ईयर, हर साल चेंज होते हैं। ईयर वाइज एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय दीज कंपनीज आर शोन बाय द लाइन ग्राफ प्रोवाइडेड। हर साल के 2000 में ये क्यों 6.5 दे रहा था या 7 दे रहा था, इस हिसाब से चेंज हो रहा है। इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द कंपनीज पी एंड क्यू इन 2006 की बात हो रही है, ठीक है, बाकी कोई मतलब नहीं है, आर इन रेशो 8:9, then amounts received after 1 year as interest from companies would be in ratio। इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है देखो,
प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, 1 साल का पूछा है। तो अब अगर हमें रेशो चाहिए सिंपल इंटरेस्ट की, तो हमें इसकी रेशो चाहिए। इसमें टी और 100 तो कॉमन है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू करके रेशो चाहिए ना। तो पी के लिए क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पी, सिंपल इंटरेस्ट क्यू, ये आ जाएगा। अमाउंट पी में 8 कर रहे हैं और अमाउंट 6 है, रेट और 9 इंटू क्यू के लिए रेट है 4। पी एंड क्यू पूछा ना, तो 4 दूनी 2, 3, 2 दूनी 4/3, 4:3, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला सवाल ये भी बार ग्राफ वाला है कि द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर सीमेंट प्रोडक्शन इन टन्स एंड एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ 9 सीमेंट प्लांट। देखो एक तो कैपेसिटी है कि भाई ये प्लांट ना इतना वो कर सकता है, जो कि ग्रीन में दिया हुआ है कि इतनी कैपेसिटी है इसकी, और एक्चुअल प्रोडक्शन की एक्चुअल में बट इतना ही प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ ए प्लांट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन टू द इंस्टॉल प्रोडक्शन। ठीक है, यूटिलाइजेशन कितनी है कि हम कितना यूज कर पा रहे हैं कैपेसिटी को, तो जितना हम एक्चुअल कर रहे हैं, जितना हम कर सकते हैं, उन दोनों का रेशियो। ए प्लांट विद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 200 टन इज कॉल्ड लार्ज प्लांट। जिसकी 200 से टन से ज्यादा है वो लार्ज प्लांट है, यानी कि कैपेसिटी की बात हो रही है 200, 200 से ज्यादा एटलीस्ट। ठीक है। एंड ए प्लांट विद लेसर कैपेसिटी इज स्मॉल। ठीक है, तो ये लार्ज हो गया, ये भी लार्ज हो गया। एटलीस्ट बोल दिया ना कि 200 को इंक्लूड करना है हमें, ये भी लार्ज हो गया, बाकी सारे स्मॉल हो गए। मतलब 1, 4, 8, 9 ये सारे लार्ज हो गए, बाकी सारे स्मॉल हो गए। ठीक है। अगर हम बात करें कि पूछा क्या इन्होंने कि द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रोडक्शन ऑफ लार्ज प्लांट्स एंड स्मॉल प्लांट्स। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन पूछा है, तो प्रोडक्शन देखो कितना कितना कर रहा है। लार्ज प्लांट 1 कर रहा है, लार्ज प्लांट तो 1 कर रहा है 160, 4 कर रहा है 190, 8 कर रहा है 230 और 9 कर रहा है 190। ठीक है, तो कितना आ गया टोटल, 9 6 15 3 18, 9 27, 2 1 2 3 4 5 7। ठीक है, इतने टन। और स्मॉल प्लांट कितना कर रहे हैं, देखो स्मॉल प्लांट 2 है तो वो 150 कर रहा है, 3 है 160 कर रहा है, 5 है 120 कर रहा है, 6 है वो 100 कर रहा है, 7 है वो भी 120 कर रहा है। तो कितना आ गया, 150, 15, 31, 43, 53, 650। ठीक है, तो डिफरेंस पूछा है, चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। 150 प्लस 160 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 120, 650 सही है। और 160 प्लस 190 प्लस 230 प्लस 190, 770। डिफरेंस चेक कर लो बस, 120। लार्ज माइनस स्मॉल, 770 माइनस 650। ठीक है, बस सवाल समझने की देर है क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा बड़ी दी होती है। अगला सवाल कि द बार ग्राफ शोज द आउटपुट ऑफ 5 कारपेंटर्स ओवर ए मंथ। 5 कारपेंटर है, ये कोई बेड, इतने बेड बना रहे हैं, इतने टेबल बना रहे हैं, इतने चेयर बना रहे हैं। ठीक है, फर्नीचर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ बेड्स मेड बाय कारपेंटर 2 इज एग्जैक्टली सेम एज द नंबर ऑफ टेबल्स मेड बाय कारपेंटर 3। कारपेंटर 2 जो है बेड कितने बनाता है, कारपेंटर 2 ये रहा बेड है ब्लू, ये बनाता है 12 20 8 बेड बनाता है। सेम एज नंबर ऑफ टेबल्स मेड बाय 3। टेबल मतलब C3 ये रहा, टेबल मतलब येलो, ये हो गया 5, ये बीच में 5 आ गया, 5 से 13 यानी कि 8। तो ये भी सही है, ये बात तो सही है बिल्कुल। ठीक है। सेकंड है टोटल नंबर ऑफ चेयर्स मेड बाय ऑल कारपेंटर्स इज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ टेबल्स। चेयर कितनी बन रही है ना टोटल, चेयर है अपनी, चेयर और टेबल का, चेयर अपनी ये पिंक वाली, ये बना रहा 2 चेयर, चेयर ये बना रहा 2, ये बना रहा 10,
ये बना रहा 5, ये बना रहा 2, ये बना रहा 4, ये बना रहा 12, 5 17 2 19 23। ठीक है, टेबल चेक करो। टेबल है येलो वाले, तो 2 से लेके ये 9 तक यानी कि 7। ये बना रहा 10 से 12 यानी कि 2। ये 8 था। ये है 2 से 5 यानी कि 3। और ये बना दिया 4 से लेके 14 यानी कि 10, तो ज्यादा ही हो गए। 7 2 9 8 17 3 20 10 30। तो ये भी बात सही है, चेयर्स जो है लेस देन है टेबल से। तो ऑप्शन सी आ जाएगा कि हाँ भाई दोनों बातें सही कर रहे हैं। हमें कोई एतराज नहीं है इस पे। लास्ट सवाल है इस वीडियो का, ठीक है। 24 सवाल हो गए, 24 हम बाद में करेंगे। तो द पॉइंट्स इन द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द होल्ड ऑफ ए लिफ्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 मिनट ओवर ए पीरियड ऑफ 1 आवर। ठीक है, एक घंटा दिया है, उसमें एक एक मिनट का जो है होल्ड बता रखा है। कि अब बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब देखो पहले अगर हम यहां से देखें, पहले ग्राउंड फ्लोर पे है, फिर एकदम फिफ्थ पे जाएगी, फिर फिफ्थ पे रहेगी होल्ड। ठीक है, फिर ग्राउंड पे आ जाएगी, स्टे 2 मिनट के लिए, 1 मिनट 1 मिनट, फिर ऐसे 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 जा रही है लिफ्ट। ठीक है, इस तरीके से द एलिवेटर नेवर मूव्स डायरेक्टली फ्रॉम एनी नॉन ग्राउंड फ्लोर टू अनदर नॉन ग्राउंड फ्लोर ओवर 1 आवर पीरियड। ये बोला है कि कभी भी एक नॉन ग्राउंड फ्लोर यानी कि 1 2 3 4 5 से अनदर नॉन ग्राउंड फ्लोर 1 2 3 4 5 पे मूव नहीं करेगी। इनका कहने का ये मतलब है कि लिफ्ट हमेशा पहले ग्राउंड फ्लोर आएगी फिर किसी फ्लोर पे जाएगी। ठीक है, तो मैं देख लेते हैं कि कहीं मूव हो रही है क्या। अब देखो यहाँ से ग्राउंड टू 5 आ रही है, फिर 5 टू ग्राउंड आ रही है, फिर 4 जा रही है, फिर ग्राउंड, फिर 5 पे, फिर ग्राउंड, फिर 3 पे, फिर ग्राउंड, फिर 4 पे, फिर ग्राउंड, ग्राउंड से 2 पे, फिर ग्राउंड, फिर 4 पे, फिर ग्राउंड, ग्राउंड से 2 पे। अब देखो यहाँ क्या 2 से 5 पे नहीं चली गई, चली गई ना। एक नॉन ग्राउंड फ्लोर से दूसरे नॉन ग्राउंड। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं कोई और नहीं लगे तो, वैसे जरूरत नहीं है। ऐसे गई, ऐसे। अब देखो यहाँ भी चली गई 2 से 5, है ना। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड है द एलिवेटर स्टेज ऑन द फोर्थ फ्लोर फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ओवर 1 आवर पीरियड। अब देखो ये थोड़ा मुश्किल हो गया। एक घंटे में कितने मिनट है अपने पास, 60 मिनट है। ये बोल रहा है कि चौथे फ्लोर पे ज्यादा, सबसे ज्यादा रही है। तो ये हमें काउंट करने पड़ेंगे देखो, और हमें प्रूव करना पड़ेगा कि किसी एक दूसरे फ्लोर पे 4 से ज्यादा खड़ी है तो गलत हो जाएगा। पहले 4 का देखते हैं, 1 2 3 4 7 3 10 2 12 3 15 2 17 2 19। 19 मिनट यहाँ पे खड़ी रही है। 5 पे देखो 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिनट यहाँ पे। 3 के लिए 3 4 5 6, है ना, 6। 2 के लिए 1 2 3 4, ठीक है, 2 यहाँ पे। और 1 के लिए माइनस कर दो बस, और क्या है फिर, या कैलकुलेट कर लो, दोनों कर लेते हैं। 27 6 33 4 37 2 39 और 21 आना चाहिए, तो देखो गलत हो जाएगा ये। चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे सबसे ज्यादा मिनट रुकती है। तो दोनों गलत हो गए, इसका मतलब आएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। कोई भी करेक्ट नहीं है, हम नहीं मानते। ठीक है, तो ये हमारे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। तो काफी बेसिक से करवाए हैं ना, बहुत डिटेल में। फिर भी कुछ डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पे एक एप्टीट्यूड का अलग ग्रुप बनाया हुआ है, वो ज्वाइन कर लेना, वहां पे पूछ लेना। और अगली वीडियो में हम डेटा इंटरप्रिटेशन के बाकी क्वेश्चंस भी कर देंगे 2022 तक के। ठीक है, और इसके अलावा अगर किसी और टॉपिक के प्रीवियस क्वेश्चंस करने हैं गेट 2023 से पहले, ठीक है, या फिर और कोई नए क्वेश्चंस करने हैं, तो नीचे कमेंट कर देना या फिर ग्रुप में बता देना। वो हम ट्राई करेंगे कि कुछ टॉपिक तो हम निपटा दें। ठीक है, और प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना। थैंक यू सो मच।